फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 42, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जो इसके बाद जो इलेक्शन हुआ है 1937 का, वो अपने आप में बहुत बड़ा इलेक्शन था भारत में, और कांग्रेस ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है इस इलेक्शन में। बहुत ही ऐतिहासिक इलेक्शन है ये, समझे। तो देखो क्या क्या हुआ है। हाँ, अब देखो इस पीरियड को 1936 से लेके 44 तक, हाँ, उस समय जो वॉइस रॉय जो थे, गवर्नर जनरल जो थे, क्या नाम था इनका, लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो क्या थे, वॉइस रॉय थे। समझ गए विद्यार्थी लोग। 36 में देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ जहाँ पे कांग्रेस जीता है। फिर कांग्रेस ने मिनिस्ट्री भी फॉर्म किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। फिर सेकेंड बार भी प्रेसिडेंट बनने वाले थे बट वो नहीं बन पाए। फिर उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक शुरू कर दिया, इंडियन नेशनल, दूसरे तरीके से आज़ाद हिंद फौज बजाया उन्होंने बाद में जाके, आज़ाद हिंद फौज। एनीवे, वही देखो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दिया, वही फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन किए हैं। वर्ल्ड वार हो गया है सेकेंड, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और इसमें बहुत सारे घटना घटा है स्टूडेंट। तो आगे चलो, एक एक घटना देखना है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जान रहे हो ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर्मली 1934 को खत्म हो गया। फॉर्मली बता रहा हूँ, हालांकि जान तो बचा ही नहीं 32 के बाद, यानी कि मैं कहूँ तो फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग तो खत्म ही हो गया था वो, है ना। फॉर्मली 1934 के बाद खत्म हो गया, फॉर्मली लीगली। अब देखो जब सिविल डिसओबीडियंस मतलब जब मूवमेंट खत्म हुआ तो तीन तरह का ओपिनियन आया कि क्या करें, अब क्या करें, समझे ना। वही बोला कि जब सीडीएम विड्रॉ हुआ तो डिस्कशन डिबेट चलना शुरू हो गया नेशनल लीडर्स के अंदर कि अब किस तरह का स्ट्रगल चलाया जाए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे सोशल एनर्जी को हम टैप करें, जो पीपल का जो एनर्जी है उसको कैसे टैप करें। तो तीन ओपिनियन है। गांधी जी का जो ओपिनियन है वही जानते हो, स्ट्रगल ट्रूस, स्ट्रगल ट्रूस, कोई बात नहीं है, सीडीएम जस्ट हुआ है, अब कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे ये। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम मानना ये था कि गांधी जी जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करवा रहे हैं बिल्कुल वही काम करना चाहिए, चरखा पे काम करना चाहिए, खादी पे काम करना चाहिए, है ना, अनटचेबिलिटी को लेकर काम होना चाहिए और रिमूव होना चाहिए, अनटचेबल जो लोग हैं दलित क्लास उसका इंपावरमेंट होना चाहिए, पंचायती सिस्टम आना चाहिए, ये सब चीज़ पे काम करना। जो दूसरा वर्ग है वो क्या कहते हैं, एमए अंसारी टाइप के लोग, वो कहते हैं कि नो, अब जो इलेक्शन होने वाला वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक स्वराजिस्ट, जो स्वराजिस्ट ने किया था। एंड तीसरा जो वर्ग है जवाहरलाल नेहरू टाइप का, जो लेफ्टिस्ट ट्रेंड है, जिसके पास सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वाला विचारधारा है, वो दोनों से खुश नहीं है, ना ही कंस्ट्रक्टिव वर्क से खुश है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से खुश है। तो बात समझो ये चीज यहाँ पे समझो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस मॉडल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बारे में बताया गया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, व्हाइट पेपर बना, हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, खत्म हुआ वो, हाँ, फिर तुम्हारा सबमिट हुआ रिपोर्ट साइमन कमीशन का, फिर उसके बाद व्हाइट पेपर बना 1933 में, व्हाइट पेपर से ही तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना है। तो यहाँ पे देखना होगा स्टूडेंट कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया 1935। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, इंडिया में कितने लोग जुड़ने वाले हैं, कितने स्टेट जुड़ने वाले हैं, और दूसरा क्या है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट सबको भी अधिकार है लॉ पास करने का, स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और सेंटर में भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एंड डिस्कशन, इतना साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन, ऑल पार्टी, नेहरू जी का जो रिपोर्ट था ना, मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन, व्हाइट पेपर 1933 का, और लोथियन रिपोर्ट, वही लोथियन रिपोर्ट के वजह से कम्युनिटी नंबर 1, ये सब चीज को अध्ययन किया गया और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ है। तो कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत सारा रिपोर्ट से बनने के बाद पास हुआ, और 1935 में पास हुआ, और लागू कब हुआ, 2 साल बाद, क्योंकि पास होना अलग बात होता है, लागू होने में टाइम लगता है। तो 1937 में लागू भी हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ विद्यार्थी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटी में पढ़ोगे अलग से, मैं यहाँ पे पढ़ना समझना जरूरी है। अब ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब इंडिया कॉन्सेप्ट, इसमें क्या प्रोविंस तो होंगे ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश के अंदर गुलाम है, ब्रिटिश के अंदर आता है, और दूसरा क्या है, प्रिंसली स्टेट, जिसको हम इंडियन स्टेट्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस लोग रहते हैं, राजा लोग, राजा रजवाड़ा अपना रूल करते हैं, वही राजा लोग थे ना, गए थे ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भी, बिल्कुल। तो देखो प्रोविंसेस जो है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता है, जैसे बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, सब प्रोविंसेस था ना, जैसे सिंध हो गया, बाद में सिंध को भी बनाया गया, ऑल आर प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग, कि यस फाइनेंस पे कंट्रोल होगा, डायरकी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा यहाँ पे,
डायरकी सिस्टम ऑल टुगेदर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। साइमन कमीशन ने भी ये बोला था ना कि डायरकी खत्म हो जाना चाहिए, हालांकि मड्डी मैन कमेटी ने ऐसा नहीं बोला था, मगर साइमन कमीशन ने बोला था कि डायरकी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी सिस्टम खत्म कर दिएगा, मगर सबसे बड़ा लूफॉल्स क्या है कि बोला कि चलो प्रोविंस से खत्म हो गया, सेंटर पे लागू होगा। तो लिख तो दिया गया, रियल में सेंटर पे कभी भी लागू नहीं हुआ डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम जानते हो ना, जहाँ पे सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया जा रहा है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है प्लस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, समझ गए ना। हाँ, तो ये ब्रिटिश इंडिया में जितने प्रोविंसेस है उसके लिए कंपलसरी है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब बट प्रिंसली स्टेट का अपना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, उसका अपना है, वो जो करना है करे वो। सेंटर में देखो सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस किया ना, और जो बाय कम्युनलिज्म यानी कि सेंटर में दो हाउस था ना, दो हाउस पहले से 1919 में ही 2 हाउस आ चुका था सेंटर में, याद करो, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारा नया बदलाव हुआ है, मतलब जो बदलाव पहले हुआ था वो कंटिन्यू भी होगा। 2 हाउस बना दिया गया था ना वहाँ पे, मगर देखो दोनों हाउस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया, यानी कि बाय कम्युनलिज्म जो बन चुका है 1919 एक्ट में वो कंटिन्यू रहेगा। मगर देखो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे उसको अपर हाउस कहेंगे बिल्कुल, और जो फेडरल असेंबली होगा यानी कि लोकसभा कह सकते हो, 5 साल के लिए रहेगा। और ये क्या है तुम्हारा काउंसिल ऑफ स्टेट में 1/3 मेंबर 3-3 साल में रिटायर होंगे। माँ यू जस्ट सी द सिचुएशन, बताओ एक तरह से राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या, राज्यसभा भी का, बताओ राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जबकि लोकसभा में यानी कि फेडरल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक उल्टा अभी का, ये थोड़ा चेंज कर दिया ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर कह सकते हो, या फिर अभी से ठीक सिस्टम उल्टा है ये। अभी राज्यसभा में क्या होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और लोकसभा में क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन, उस समय ये ठीक रिवर्स है। देखो यहाँ पे समझो, और डिफेंस हो चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, ये पार्लियामेंट नहीं देखेगा, फेडरल असेंबली नहीं देखेगा, ये जो देखेगा वो गवर्नर जनरल होगा, वॉइसरॉय देखेगा। बात समझे ना, यानी कि मेन चीज़ ले लिया आपने हाथ में। फॉरेन अफेयर समझते हो ना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफेंस समझते हो ना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो गवर्नर जनरल वॉइसरॉय को दे दिया। आप विरोध करेगा कांग्रेस लोग, विरोध करेगा, ये क्या है, आप मेन चीज़ तो दे दिए गवर्नर जनरल को। और दूसरा देखो अब प्रोविंसेस में देखो डायरकी खत्म, अब प्रोविंसेस में भी कई प्रोविंस में बच्चे लोग बाय कम्युनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया। देखो यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कि प्रोविंस में पहली बार बाय कम्युनलिज्म का यानी कि बाय कम्युनलिज्म मतलब 2 हाउस का कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट में आया था, तो क्या बोलोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं कोई पूछेगा कि सेंटर में बाय कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो क्या बोलोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आया समझ में। तो अब देखो स्टेट में भी प्रोविंस में भी आएगा, यानी कि उस समय 11 जो प्रोविंस था किसका, ब्रिटिश इंडिया का, उसमें 6 प्रोविंस में आया। अभी भी देखोगे पूरा भारत में 6 प्रोविंस में दोनों हाउस है। मध्य प्रदेश में है कि नहीं है, बिहार में भी है कि नहीं है, बंगाल में भी है कि नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी है कि नहीं है, कश्मीर में भी था। कश्मीर तो जानते हो कभी यूट्यूब बन गया, तो जो ब्रिटिश ने बनाया था वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी पूरा भारत में 6 या 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। एमएलए बोलते हो ना, हाँ एमएलए लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी भी बोलते हो और एमएलए भी बोलते हो। एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे देखो ये समझ में आया, तो अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, जो कि अभी भी बोलते हैं हम लोग, समझे। अब देखो स्टूडेंट जो राज्य है, अब राज्य भी जानते हो अभी जैसे राज्य क्या है, एक तो अपना स्टेट है और दूसरा क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है ना यूटी, तो यूटी का भी प्रोविजन था, चीफ कमिश्नर प्रोविजन, मतलब वो यूटी है उस समय का। और अभी का जो स्टेट है उस समय क्या बोलते थे, गवर्नर प्रोविंसेस, समझे ना, गवर्नर का प्रोविजन जहाँ गवर्नर करेगा। और जैसे अभी का यूटी क्या है, एलजी करता है ना, तो उस समय का यूटी क्या बोलते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। याद करो पंजाब को बनाया गया था ना कमिश्नर, हाँ बनाया गया था, कमिश्नर ही बनाया गया था। होप सो समझ में आ रहा होगा। याद करो जॉन लॉरेंस बने थे पहला कमिश्नर। हाँ आगे देखेंगे स्टूडेंट पावर। देखो पहली बार जो चीज़ हुआ, देखो ये तो तुमको बहुत अच्छे समझना चाहिए, पॉलिटी में भी काम आएगा ये सब चीज़, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्चुअली कॉपी पेस्ट है हमारे संविधान में। हमारा जो अभी प्रेजेंट जो संविधान है उसमें 60-70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही है, उठाया हुआ चीज़ है। देखो पहली बार पावर को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फेडरल लिस्ट, कन्क्वेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, क्या नहीं है क्या अभी, हाँ अभी है वो चीज़।
हाँ, जो रेसिड्यूटिव पावर है, यानी कि ये तीनों लिस्ट में कहीं नहीं आएगा तो वॉइस रॉय को दिया जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, यदि तीनों में कहीं नहीं आएगा तो पार्लियामेंट को मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस, समझ गए ना। इसमें देखो क्या है, हाँ, रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स। आप क्या मतलब आप ग्रांट्स में कट कर सकते हो। जैसे पार्लियामेंट में बजट पास होता है ना, तो बहुत तरह का मोशन लगता है, तो कट मोशन भी लग सकता है। अब मतलब 1935 के बाद सर्टिफाइड बिल्स, यानी कि बिल जो सर्टिफाइड है तुम्हारा, हाँ, वॉइस रॉय रिस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, वॉइस रॉय सर्टिफाइड बिल्स, यानी कि लेजिस्लेचर यदि रिजेक्ट कर दे तो वॉइस रॉय उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि वॉइस रॉय को पूरा पावर दे दिया गया। एक तो वॉइस रॉय को फॉरेन अफेयर्स दे दिया गया, एक तो वॉइस रॉय को डिफेंस दे दिया गया, एक वॉइस रॉय को ये भी बोला कि कोई भी यदि कट मोशन हो तो उसको रिस्टोर भी कर सकता है। दूसरी बात है, कोई बिल यदि पास नहीं हुआ तो उसको रिस्टोर भी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है, वो वीटो भी दे सकता है। सब तो दे दिया ऑर्डिनेंस, सब तो दे दिया गवर्नर जनरल को, सब तो दे दिया वॉइस रॉय को। क्या मिला फिर? तो तुमको दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कॉलोनियल टिंज था, ब्रिटिश का वेस्टेड इंटरेस्ट था इसके अंदर। नहीं लग रहा है क्या तुमको? हर चीज तो आपने दे ही दिया। बताओ, अब जो लोकसभा से पास करेगा, उस समय का लोकसभा जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहोगे, बताओ उसको ओवरटर्न कर सकता है। यदि उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर भी रिस्टोर कर सकता है। तो क्या है, तो आपने तो बहुत बड़ा पावर दे दिया गवर्नर जनरल को। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो दिख ही रहा है, डिप्रेस क्लास को भी दे दिया गया, इसमें भी दे दिया गया। वो अलग बात है कि दे दिया गया, वो मानेगा नहीं, क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट चल रहा है ना। बताओ, डिप्रेस क्लास को दे दिया, महिला को दे दिया, लेबर को दे दिया। अच्छा, यूपीएससी में यही 2 साल पहले एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा एक्ट है जहां पे महिलाओं को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। लेबर को भी दिया गया इसमें कि लेबर के लिए, यानी कि लेबर को चुनेगा, वर्किंग क्लास के लीडर को चुनेगा। तो यानी कि और तोड़ने का बात है एक तरह से। अब फ्रेंचाइजी नहीं दिया है बच्चे लोग, याद करो तुम लोग, कराची सेशन में क्या बोला गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, जो भारत में भी आर्टिकल 326 में तुमको दिखेगा। उस समय में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये नहीं बोला गया कि यूनिवर्सल एडल्ट, सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल 10% आदमी को वोट देने का अधिकार है, वो भी ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड योर टैक्स। तो हुआ कहां सिस्टम में अभी भी गड़बड़ी है। हाँ, सवाल ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या समझते हो? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब डायरकी नहीं रहा, डायरकी खत्म हो गया, वही रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट खत्म हो गया, प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिलेगा, वो सेपरेट, अब लीगल एंटिटी, उसको लीगलाइज कर दिया गया। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है स्टूडेंट, अब वो एसओएस और गवर्नर जनरल के अंदर नहीं रहेगा, समझे ना। इसलिए अब डायरेक्ट वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, बोला गया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि गवर्नर जनरल और उसके वही वॉइस रॉय और उसके ऊपर एसओएस है ना, उसके अंदर नहीं रहेगा प्रोविंस। किसके अंदर होगा? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये रिस्पॉन्सिबल, और फाइनेंस पे भी पूरा अधिकार रहेगा प्रोविंस को। फाइनेंस का मतलब क्या? बजट पास करने का। आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होंगे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, समझे, वो सब चीज वही दिखा। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब मनी बोरो कर सकता है अपने सिक्योरिटी में। देखो अभी होता है कि नहीं होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन पास कर सकता है ना स्टेट सब, 1 साल से लेकर 10 साल तक, 10 ईयर्स तक मैक्सिमम पीरियड है। जी सैक कितना है? 40 साल तक लिए है ना। तो बिल्कुल वही बात है कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तुम्हारा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर को चला सकता है, रिसोर्सेज को चला सकता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मनी बोरो कर सकता है अपने सिक्योरिटी के ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये रियल में फेडरलिज्म हुआ है स्टूडेंट, ये रियल में फेडरल यूनिट्स बनाने का बात है, ये रियल में प्रोविंस को पावर देने का बात है। होप सो समझ में आ रहा होगा, यानी कि सिस्टम अभी का ही बिल्कुल मैच करता है अभी का सिस्टम। रिजर्व बैंक, अब खुश हो जाना चाहिए तुम लोग को देख के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि करेंसी पे कंट्रोल हो, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो, और वही कंट्री का क्रेडिट पे पूरी तरीके से मैनेज हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में ही पास हुआ है, बात समझे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बताओ वो सेंटर के लिए है कि नहीं, बताओ तो यूपीएससी है ना, भी बीपीएससी भी है ना, यूपीपीएससी भी है ना, एमपीपीएससी भी है ना, बिल्कुल वही समय बन गया था। और एक राज्य और दूसरा राज्य चाहे तो मिलकर भी बना सकता है, हालांकि इस बार कोई बनाया नहीं है, बट वो भी प्रोविजन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही आ गया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन वाला ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि 2 राज्य 2 से अधिक राज्य बना सकता है साथ में मिलकर, समझे ना। और तीसरा क्या है? प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो अभी भी चल रहा है ये चीज,
एंड फेडरल कोड, यस, यही फेडरल कोड बाद में रिप्लेस होकर सुप्रीम कोर्ट बन गया भारत का। तो देखो तुमको तो तोहफा मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो तोहफा है एक तरह से भारत के लिए। और ये कितना कुछ भारत में अभी चल रहा है व्यवस्था, समझ रहे हो ना। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का अभी का, उसका 60 से लेके 70% जो कंटेंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। जब अंबेडकर जी को डिबेट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब डिबेट हो रहा था ना, तो अंबेडकर जी को बोलने में कोई परहेज नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, एक तो एक्सपीरियंस है हमको और बहुत अच्छा चीज़ है, तो अच्छा चीज़ को कॉपी करने में क्या दिक्कत होगा, ये तर्क दिया था उन्होंने, समझे। देखो जानते हो कि थ्रू दिस एक्ट गवर्नमेंट होप टू डिवाइड द नेशनल लिस्ट। हाँ, ये जो भी बना है, जो भी लॉलीपॉप दे रहा है, कहीं ना कहीं जानते हो गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया है इसमें। वो बाद में हम लोग सुधार देंगे संविधान बनाते वक्त, बहुत सारी चीज़ हम अपनाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट सेंटर पर नहीं अपनाएंगे, हम रेसिडिव पावर दे देंगे हम पार्लियामेंट को, तो बहुत सारा हम चेंज करेंगे बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस। मगर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी चीज़ है, उसमें कॉलेजियन टीम्स तो है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया है, तुम्हारा महिला को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, लेबर को दे दिया गया, डिप्रेस क्लास को दे दिया गया। तो क्या है, नेशनलिज्म को तोड़ने का ही काम किया है ना इसमें भी। हाँ, वही बोल रहा है, ठीक है। देखो एज दे वेर अवेयर दैट मैनी इन कांग्रेस पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज वुड सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड लिमिटेड पॉलिटिकल पैकेज टू इंडियंस, बट मैनी मोस्टली रेडिकल वुड अपोज इट। देखो क्या इसको सब पता था ब्रिटिश को कि जब ये लॉलीपॉप देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, तो बहुत सारे जो मॉडरेट्स टाइप के लोग सब है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते हैं, वो तो खुश होंगे, मगर जो रेडिकल टाइप के लोग हैं वो झगड़ा करेंगे, और दोनों फिर झगड़ा करते रह जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। सोचो मत, देखो टू सम एक्सटेंट दे सक्सीडेड। देखो कई काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहा, थैंक्स टू गांधी जी। गांधी जी को पता चल गया था, गांधी जी को लगा कि फिर टूट जाएगा, फिर से हो जाएगा पहले वाला काम, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट्स वाला। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने बहुत चालाकी से इस पर काम किया है। ब्रिटिश अभी भी तोड़ना चाह रहा है लीडरशिप को। देखो आप समझो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस तरह इवेल्युएट करोगे, कैसे देखोगे इस चीज़ को। तो एक्ट में देखो स्पेशल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर्स को दिया गया, वही ऊपर में गवर्नर जनरल को और नीचे गवर्नर को दे दिया गया। इससे देखो जो मेन पावर जो मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए वो कहाँ मिला, नाम के लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पूरी तरीके से वीटो पावर दे दिया गवर्नर और गवर्नर जनरल को। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन देखो, वही बोला कि बहुत सारा सेफगार्ड दिया है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने गवर्नर जनरल को दिया है। कहीं ना कहीं इस एक्ट ठीक से ये फॉलो ही नहीं किया जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हो, बजट पे ऑटोनॉमी कहते हो, जब गवर्नर को आपने इतना वीटो पावर दे दिया, गवर्नर जनरल को इतना वीटो पावर दिया, काय खा कर रहेगा वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नंबर 2 देखो प्रोविंस में देखो गवर्नर अभी भी देखो है ना, दे हैड स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर विच मे सब एज अ चेक एंड लिमिटेशन एंड मे लीड टू द फेलियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अभी भी इतना पावरफुल है कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे, समझे ना। इस एक्ट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइड अ रिजिड विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। द राइट ऑफ अमेंडमेंट वॉज रिजर्व। बताओ अमेंडमेंट करना, अच्छा बताओ कोई भी अमेंडमेंट करना हो तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकता है। व्हाट डज इट मीन, क्या है इसका मतलब, फिर वहाँ से कुछ नया करेगा वो। अब कम्युनल इलेक्टोरेट्स तुमने दे दिया, तो तुम तो और देश को तोड़ना चाहते हो, और कहीं ना कहीं बाद में जाकर वही पार्टीशन ऑफ इंडिया बना है। तो इवैल्यूएशन यदि करोगे तो तुमको अच्छा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 95 प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विच हैव अडॉप्टेड बाय द। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने कहा ही तुम लोग को कि भले इसमें बहुत त्रुटि है, बहुत बुराई है, मगर कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा हमारा संविधान बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम किया है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ बड़ों की है, मैं तो बोल तो रहा हूँ बार बार, 60 से लेकर 70% यहीं से लिया गया कंटेंट्स। हाँ, मगर उस समय जो ब्रिटिश बना के लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम तुम लोग को नजर आ रहा होगा, बात समझे ना। हाँ, यहाँ पे देखो रिएक्शन किस तरह रिएक्शन हुआ लीडरशिप का। देखो हाँ, वही बात है, कांग्रेस के अंदर ही फूट डल गया। बहुत सारे लीडर ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लीडर ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, रेडिकल लेफ्टिस्ट टू बी क्रश थ्रू अ पुलिस मेजर, यानी कि द 1935 एक्ट वॉज कंडेम बाय नियरली ऑल सेक्शंस। बहुत सारे लोग ने क्या किया, इसको अपोज किया, कांग्रेस ने भी अपोज किया। इंस्टेंट कांग्रेस डिमांडेड द कांग्रेस ने कहा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दो, हम बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, क्या है फालतू का। मगर देखो भले ही चीज़ खराब हो, मगर कई बार क्या होता है कि चीज़ खराब भी होता है तो आपको स्वीकार करना पड़ता है। क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला इसके ऊपर, एक सुर में देखो सभी लोग ने मना कर दिया, उसके बाद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। कैसे देखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये थॉरोली रॉटन है, सड़ा हुआ चीज़ है,
टोटली अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें जो भी चीज़ दिया गया उसमें आप सेंटर को पावरफुल बनाने का बात करें, सेंटर पावरफुल का मतलब होता है हिंदू पावरफुल, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाउएवर ही एक्सेप्ट द प्रोविंशियल स्कीम हमको पसंद आया, एंड ही वुड एज ही वुड इंश्योर मुस्लिम कंट्रोल ओवर द मुस्लिम एज, क्योंकि प्रोविंस में वही होगा कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगा, तो उसके लिए हम स्वीकार करते हैं। मगर सेंटर में जो प्रोविजन लाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे हम खुश नहीं है। इससे क्या होगा कि हिंदू पूरा डायरेक्ट करेगा, और इसमें सेंटर को स्ट्रांग बनाने का बात है। मदन मोहन मालवीय, देखो ये क्या बोलते हैं कि देखने में तो डेमोक्रेटिक लगता है मगर अंदर से पूरा खोखला है, यानी कि बाहर से तुमको बाहर ही लगेगा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मगर अंदर जाए तो देखा जाए तो पूरा हॉलो है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि ऑल ब्रेक्स नो इंजन, सब बेकार है, कोई इंजन नहीं है, सब ब्रेक है, यानी कि गड़बड़ी है। हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल ने, देखो इन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा, सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे भी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है यहाँ पे। अब देखो इसको लेकर अब करे तो करे क्या, CDM भी खत्म हो चुका है, मास एनर्जी बचा नहीं, सोशल एनर्जी वैसा बचा नहीं कि फिर से चैनलाइज किया जाए। अब देखो हताश हो गए, कांग्रेस रेजोल्यूशन देखो अब क्या करे ये लोग, करे क्या, was not to submit to this constitution or to cooperate with, but to combat it both inside and outside the legislature so that it cannot be ended। अब देखो करे, बहुत कन्फ्यूजन वाला स्थिति था। यदि तुम इसको अपोज भी करते हो तो क्या चीज़ को कैरी करोगे, कैसे रिएक्ट किया जाए इस चीज़ को लेके, दे डोंट नो रिएक्शन कैसे दे। अब मान लो कि तुम इसको अपोज कर रहे हो तो तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा। अब CDM में सब मास थक चुका है, क्या करोगे आगे। देखो everyone in Congress agreed and were clear that 1935 works was to oppose road and branch, but it was not clear, यानी कि सबका मत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज करना है, बट कैसे करना है, और यदि कर भी दिए तो किस तरह फिर से स्ट्रगल चलाना है मास मूवमेंट का, ये पता नहीं है आपको, यानी कि कन्फ्यूजन वाला स्टेट है। अच्छा तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज भी करोगे तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता होना चाहिए ना, ताकि तुम मास कैरी कर सको, मतलब मास मूवमेंट कैरी कर सको। मास मूवमेंट तो जस्ट कैरी हुआ ही था कुछ साल पहले, और 1935 में क्या हुआ वो भी जानते हो, खत्म हो गया ना। देयर वाज अ फुल एग्रीमेंट दैट द कांग्रेस शुड फाइट दिस इलेक्शन। हाँ, बाद में देखो वही बात हुआ कि नहीं, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्शन का भी बात है, तो कांग्रेस को लड़ना चाहिए। और लड़ के जैसे स्वराजिस्ट ने किया था ना, कि अंदर घुस के फिर ब्रिटिश के बारे में गलत चीज़ दिखाना, वही काम करना होगा। बट दे वर नॉट क्लियर कि व्हाट टू डू आफ्टर, यानी कि इलेक्शन के बाद क्या किया जाए, यदि कांग्रेस जीतता है तो क्या किया जाए, किस तरह का सरकार बनाया जाए, इस चीज़ को लेकर पूरा एम्बिग्यूटी था, कन्फ्यूजन था। अब देखो अब यहाँ पे भी वही धारा होगा, एक अपोनेंट्स एक प्रोपोनेंट्स। अपोनेंट्स कहेगा कि नो ये लॉलीपॉप है, मत जाओ अंदर, अब प्रोपोनेंट क्या कहेगा कि नो बेस्ट मौका है, चलते हैं स्वराज की तरह काम करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, अपोनेंट क्या हो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बोला कि नो ये फालतू का चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकार नहीं है हमें, ठीक है ना, ये स्वीकार नहीं है। काउंसिल एंट्री होने का मतलब इतना, यदि काउंसिल में एंट्री होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि उसमें गलत चीज़ है, तो नहीं लड़ेंगे, नहीं हम स्वीकार नहीं करते, हम इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, समझे ना। इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया बिना पावर का। और हम जानते हैं कि जिस हिसाब से पावर जो दिया था इंडियंस को, अभी भी तो गवर्नर जनरल ही पावर इंजॉय कर रहा है उसको। यदि जीत के आ भी गए तो हम क्या कर लेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो रियल पावर है वो तो गवर्नर जनरल ही इंजॉय कर रहा है, और नीचे प्रोविंस में गवर्नर ही इंजॉय कर रहा है। यदि कोई बिल हम पास नहीं होने दिए तो उसके बाद भी रिस्टोर कर सकता है वो, तो फायदा क्या होगा। ऑल्सो इट वुड टेक अवे द मोमेंटम एज काउंसिल वर्क एंड जो भी अभी वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। प्रोपोनेंट जो है, जैसे लेफ्टिस्ट लोग सब हो गए, वो बोले कि नो 1930 का जो एक्ट है लड़ना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। जैसे स्वराजिस्ट गए थे और अंदर जाके डेडलॉक क्रिएट कर देते हैं, वही अंदर जाके ब्रिटिश को पास ही नहीं करने देंगे बिल्स सब, और अंदर से जो प्रॉब्लम है वो चीज़ को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, बाहर दिखाएंगे, जैसे स्वराजिस्ट ने किया था, ठीक है। और ये भी बोला है कि देखिए ऐसा है कि मास मूवमेंट जो है, अभी सही टाइम नहीं है मास मूवमेंट का, मास थक गया, कहाँ से होगा, बार बार थोड़ी मूवमेंट होता है, ये भी। तो क्या होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, ठीक है, अंदर से ही लोगों मास मूवमेंट से ज्वाइन करना चाहिए, ये बेटर स्ट्रैटेजी होगा। यही तो ब्रिटिश चाहता था, ब्रिटिश जानबूझ के डिबेट करवाना चाह रहा था कांग्रेस के बीच में,
यही चाहता था। अब यहाँ से दोधारा तैयार हो जाएगा ना, अब करे तो करे क्या। मगर गांधी जी बहुत होशियार आदमी, गांधी जी को लगा कि भाई ये फिर ब्रिटिश ने तोड़ने काम के, कहीं सूरत स्प्लिट ना हो जाए। फिर से हुआ ना सूरत स्प्लिट 1907 में। फिर बाद में जानते हो, बाद में लखनऊ पैक्ट हुआ, तब दोनों ज्वाइन हुए थे, एनी बेसेंट, थैंक्स टू एनी बेसेंट और तिलक जी। हाँ, तो गांधी जी को लगा कि भाई ये सूरत स्प्लिट वाला कुछ काम कर रहा है ब्रिटिश, तो इसलिए गांधी जी क्या किए, एक कदम आगे जाके फ्रंट फुट पे जाके बोल दिए कि जाओ बाबू इलेक्शन लड़ो, देख लेंगे इलेक्शंस। और ऐसे भी मास मूवमेंट का ये टाइम नहीं है, तो सब लोग खुश हो गया, इलेक्शन लड़ेगा सब लोग। तो यहाँ पे पूरा राजनीतिक हो रहा है और यहाँ पे इलेक्शन में आ गए। अब इलेक्शन लड़ेगा कांग्रेस। अब कांग्रेस जिस हिसाब से बहुमत में आएगा देखते रह जाएगा सब लोग। अब मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम कहीं का नहीं रहेगा ये। जब इसको पता चलेगा कि हम कहीं का नहीं रहे, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देगा सब। और उसके बाद जो दंगा होगा भारत में वो अलग लेवल पे चला जाएगा। फिर बाबू कुछ कुछ लीडर अपना एस्पिरेशन पूरा करने के लिए ना दंगा करवाता है, ये तुमको दिख जाएगा पीरपुर कमेटी में, देखते रहो तुम लोग। यहाँ पे प्रोपोनेंट का आर्गुमेंट क्या था, जो चाहता था कि हम काउंसिल में जाए, हम इलेक्शन लड़े, वो क्या चाहता था, वो कहता था कि यस कि काउंसिल का यूज़ किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम को फिलअप करने के लिए ज़रूरी है, ये भी एक तरह से पॉलिटिकल फ्रंट ही है काउंसिल में एंट्री करना, समझे। इसे प्रिपेयर करेंगे मासेस को नेक्स्ट लेवल पे, है ना। ये भी एक मूवमेंट के बराबर ही है काउंसिल एंट्री करना भी, समझे ना। जितने भी गलत रिएक्शनरी फोर्स है उसको हम मूव करेंगे, अपोज करेंगे, समझे। कंस्ट्रक्टिव वर्क पे भी ध्यान देंगे, डोंट वरी। तो इंटेलिजेंसिया देखो उसने भी फेवर किया कि नहीं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होना चाहिए। अब गांधी जी को लगा ठीक है, सही बात है, आप जाइए अंदर, आप इलेक्शन लड़िए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। हाँ ये देखो गांधी जी बहुत चलाक है, गांधी जी क्या बोले कि देखिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से फ्रीडम तो नहीं मिलने वाला है, मगर ध्यान रहे, ठीक है, आप कंस्ट करते रहिए, अंदर जाइए, क्योंकि ऑप्शन यही बचा है आपके अंदर। देखो बहुत अच्छा सुंदर बोला गया वहाँ पे, देखो तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कैन नॉट लीड टू फ्रीडम बट दोज कांग्रेसमैन हु कुड ऑफर सत्याग्रह or devote themselves to constructive work should not remain unoccupied or could express their patriotism। यानी कि जो लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग चुपचाप खाली बैठे हुए हैं, ऐसे लोग तो जा ही सकते हैं। आप जाइए, वो भी एक तरह से फ्रंट ही है, आप वहाँ पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस यही है कि सेल्फिश नहीं बन जाना है, अंदर जाके सिस्टम में नहीं घुस जाना है। देखो हमने देखा था ना, स्वराजिस्ट लोग भी पक सबसे अलायंस से सबसे अपने आप को वंचित नहीं कर पाया, तो लोभी हो गया। वो भी लोभी नहीं होना है, काम जो है आपका काम है स्ट्रगल, संघर्ष। आप जाइए सिस्टम के अंदर, मैं ब्रिटिश नहीं बन जाना है, सेल्फिश नहीं बन जाना है। तो ऑल इंडिया देखो कांग्रेस मीटिंग हुआ वहाँ पटना में, पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सेटअप किया गया, बोला गया कि यस इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग। आगे देखो गांधी जी ने कांग्रेसमैन को एडवाइस दिया कि ऑफिस को लाइटली लेना है, टाइटली नहीं, ऑफिस आराम से, ध्यान स्ट्रगल पे। आपको क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स, है ना, आपको क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स बनना है, रिनाउंड नहीं बनना है। वही बोला कि आप खाली रहो आराम से, आप चिपको मत, सेल्फिश मत बनो, कहने का मतलब ये हुआ, समझे ना। ऑफिस को ऐसे यूज़ करो ताकि नेशनलिस्ट गोल अचीव हो सके। और गांधी जी ने कहा है कि यस एडवाइज दैट दिस ऑफिसर शुड बी यूज्ड इन मैनर ब्रिटिश वुड हैव एवर एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड। यानी कि गांधी जी पूरी तरीके से बोल रहे कि आप अंदर जाओ, अंदर से ही पूरी तरीके से ब्रिटिश से लड़ो, ठीक है, बट अपना जो आपका उपदेश है वो आपको भूलना नहीं है, समझ गए ना। वही चीज़ लिखा गया है। हाँ, और दूसरी बात है कि देखो पुलिस एक्सेस हो रहा था ना ब्रिटिश के टाइम में, आर्मी एक्सेस हो रहा था ना। जब आपका सरकार बनेगा तो आप ऐसा काम मत करना, अपने जनता पे मत लड़वा देना, अपने जनता के ऊपर पुलिस का डंडा मत चलवा देना। ये लोग क्या चला रहा था ना, याद करो साइमन कमीशन के टाइम में हुआ था ना, पुलिस ने कितना एक्सेस किया था। गांधी इरविन पैक्ट में एक वो भी था कि जो भी पुलिस ने इतना एक्सेस किया उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनना चाहिए, तो इरविन ने मना कर दिया इस चीज़ को, ये नहीं करना। देखो गांधी जी अर्गड अ कांग्रेसमैन टू प्रूव दैट द कांग्रेस कुड रूल, यानी कांग्रेस रूल कर सकता है बिना आर्मी का और बिना पुलिस का। पुलिस स्टेट नहीं बनने देना है, अपने जनता के ऊपर डंडा नहीं चलाना है। वेरी गुड। अब देखो कितना मस्त हुआ है, देखो। हाँ ठीक है, बहुत सारा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सेप्टेबल नहीं था, मगर फिर भी देखो लखनऊ पैक्ट हुआ, जवाहरलाल नेहरू देखो उन्होंने कहा कि ठीक है देर सुनो कोई चॉइस नहीं है, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, मासेस को बताना पड़ेगा।
तो इलेक्शन मैनिफेस्टोस बाय ऑल इंडिया कांग्रेस इन अगस्त नहीं, अब घोषणा पत्र लेके आएंगे। कभी भी इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है तो घोषणा पत्र लेके आता है ना कि हम जीतेंगे, ये सब चीज़ करेंगे। देखो अब देखो खुद सोचो कि इलेक्शन काउंसिल में आना चाहते हैं, मगर काउंसिल के अंदर आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरी तरीके से रिजेक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, भले ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखो क्या लिखा गया है, पर्पस ऑफ एंटरिंग टू काउंसिल वाज टू कॉम्बैट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भी फीचर है उसको हम क्या करें, विरोध करेंगे। हालांकि इसी के फीचर से आएंगे, हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इसी का फीचर्स है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जितने भी गलत ऑर्डिनेंस लेके आया है, जितने भी गलत ब्रिटिश ने मेजर्स लिया है, सबको हम खत्म करेंगे, जिसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिसको पकड़ के डाल दिया गया जेल में, सबको रिलीज करवाएंगे। मासेस में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और एग्रीगेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। ठीक है, रेंट और रेवेन्यू भी घटाएंगे। रूरल डेब्ट, जो कर्ज में दलदल में फंसे हुए हैं फार्मर्स, उसी से निजात दिलवाएंगे। और क्रेडिट सिस्टम, गरीब लोग को लोन मिल सके, फार्मर्स लोग को लोन मिल सके, ऐसा व्यवस्था क्रिएट करेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर बेचारा जो कि जानते हो कैपिटलिस्ट क्लास से दबा हुआ है, उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान दिया जाएगा, वर्किंग आवर्स पे ध्यान दिया जाएगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन होगा, समझे ना? यूनियन बनाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो इतना कुछ घोषणा पत्र में लेके आ रहे हैं। और जानते हो कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी, पूरा ऑल इंडिया में उसका लेंथ और ब्रेथ है। दूसरी बात है कि ये देखो अनटचेबिलिटी वाला जो चीज़ है वो भी ख़त्म करेंगे, महिलाओं के लिए इक्वल स्टेटस, खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, है ना? कम्युनल प्रॉब्लम से अच्छे से हम लोग सलूशन लेके आएंगे उसको ख़त्म करने के लिए। जितने भी डिसेबिलिटी है, कास्ट को लेकर, जेंडर, सब पे काम करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव घोषणा पत्र है। तो देखो अब समझ में आएगा तुम लोग को, बढ़िया समझ में आएगा क्या हुआ। इलेक्शन हुआ बाबू, इलेक्शन में ना 1500 सीट में मैं तरीका 700 सीट जीत गया। कौन? कांग्रेस। ये अपने आप में अजूबा है बच्चे लोग, अपने। अब बताओ, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, जहां जहां मुस्लिम आबादी था मेजोरिटी में, वहां पे भी कांग्रेस जीत गया। तो एक बहुत बड़ा जो मिथ था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमान के लिए है, वो मिथ टूट गया यहाँ पे। और हिंदू महासभा क्या बोलता था, हम हिंदू का पार्टी है, वो भी नहीं जीता कुछ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कांग्रेस का जो सोशल बेस है बहुत तगड़ा है वो। और ये मिथ पहली बार टूटा है कि कांग्रेस कोई मुसलमान और हिंदू का पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक कंट्री का पार्टी है। देखो ना, इसका नतीजा ही बताता है, देखो रिजल्ट। हाँ, और उसमें देखो उस समय जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्लास थे, डालमिया हो गए, बिरला हो गए, सपोर्ट किया था, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास के बिना आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हो, जानते हो, समझे? और सोशल बेस बड़ा हो गया। मुस्लिम लीग देखो, बहुत मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा हिंदू के लिए लड़ रहा है, हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रयास कर रहा है। मुस्लिम लीग भी क्या कर रहा है, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रयास कर रहा है। बहुत गंदा परफॉर्मेंस। ये लोग को लगता था कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाले हम ही लोग हैं, कुछ नहीं हुआ इन लोग का। बताओ, जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है वहाँ पे खुद मुस्लिम लीग हार गया। एग्जाम्पल देखो, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीता है, क्योंकि पंजाब में मुसलमान खूब था। हाँ, ग्रेटर पंजाब है जी, उधर का पाकिस्तान का ही पंजाब, वहाँ मुस्लिम लीग हार गया। बंगाल में देखो, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीता है, मुस्लिम का पार्टी है, मगर मुस्लिम लीग तो नहीं है वो। बात समझ गए ना? सिंध में देखो, यूनाइटेड सिंध पार्टी जीता, अला बख्श का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो नहीं जीता। आ रहा है समझ में तुम लोग को? यहाँ से क्लियर इंडिकेशन गया कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग को पूरा एक्सेप्ट करता है कंट्री। बात समझ रहे हो ना? हाँ, मगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखो तुम, कांग्रेस वहाँ पे भी जीता है जहाँ पे मुसलमान का आबादी अच्छा खासा है। देखो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे सिंध हो, यहाँ पे रीजनल पार्टी जीता है। यहाँ पे कोई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं जीता है स्टूडेंट। अब आगे देखो, तो अब क्या हुआ? 11 प्रोविंसेस है ना, 11 प्रोविंस, सुनो अच्छे समझना है। 11 प्रोविंसेस में 11 स्टेट कह सकते हो। 11 स्टेट में 6 स्टेट में 11 स्टेट में से 6 स्टेट में कांग्रेस ने अपना अकेला सरकार बना दिया। बड़ी बात। एक बार इलेक्शन हुआ, 11 प्रोविंसेस है, 11 राज्य है, 11 राज्य में 6 राज्य में अपना बहुमत से बना दिया। रिमार्केबल अचीवमेंट। पहली बार इस लेवल पे इलेक्शन लड़ा और इस लेवल पे बहुमत हुआ। देखो यूपी, देखो वहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि एमपी, 6 राज्य में बना दिया। और इतना ही नहीं बच्चे लोग, जहां मेजोरिटी में नहीं आया और वहां पे भी कोलिशन का सरकार बनाया है उसने। अब यहां पे देखो,
वेरेवर इट हैड क्लियर मेजोरिटी, जहाँ जहाँ देखो, अब ये भी सोचने वाला बात, देखो वही बोलते पावर, जहाँ जहाँ मेजोरिटी में आया ना वहाँ वहाँ ये मुस्लिम लीग को सटने नहीं दिया। अब इस चीज़ को लेके मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर तकलीफ, देखो जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे, अभी भी ना मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेट का डिमांड नहीं कर रहा है, इलेक्शन लड़ने के लिए गया, मगर जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया ना तो मुस्लिम लीग को लग गया कि ओहो गड़बड़ है। इनफैक्ट मुस्लिम लीग ने ना कांग्रेस को खराब बोला इलेक्शन के टाइम में, जैसे अभी होता है ना बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को गड़ियाता है इलेक्शन के टाइम में, ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग अपना प्रचार किया, कांग्रेस अपना प्रचार किया। कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग को खराब बोला था, ना ही मुस्लिम लीग कांग्रेस को खराब बोला है, बहुत अच्छे से सादगी से लड़े हैं। मगर बाद में क्या हुआ कि जिन्ना क्या था कि हार भी जाएंगे तो हमको कैबिनेट रैंक का मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ पावर, मगर जहाँ जहाँ क्लियर मेजोरिटी से कांग्रेस जीता वहाँ पे मुस्लिम लीग का मेंबर को टच होने नहीं दिया। आक्रोश, गुस्सा मुस्लिम लीग के अंदर भी कि भाई हम तो कुछ और सोचे थे। वही बात है, जहाँ जहाँ क्लियर मेजोरिटी, अभी 6 प्रोविंस में जीता ना जी क्लियर मेजोरिटी से, वहाँ पे कोई मुस्लिम लीग को कंसेशन नहीं मिला, कैबिनेट में घुसने तक नहीं दिया। गुस्सा रिफ्यूजल ऑफ कांग्रेस, बताओ ये जो यूपी में गवर्नमेंट बना था वहाँ पे देखो बोला कि तुम नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को घुसने नहीं दिया, इससे गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। जैसे देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आसाम में देखो कांग्रेस ने वहाँ पे कोलिशन का सरकार बनाया, अपना समर्थन का सरकार। तो देखो बच्चे लोग 11 प्रोविंस में 6 में तो बहुमत में बनाया है, 2 और राज्य है जहाँ पे कांग्रेस ने बनाया, बट कोलिशन का सरकार है। अभी देश में कोलिशन का सरकार चल रहा है ना, तो अभी बीजेपी का सरकार नहीं है, अभी एनडीए का सरकार है, जिसमें बीजेपी है, जदयू है और नीचे का पार्टी है तुम्हारा चंद्रबाबू नायडू का। सही बात है कि नहीं है? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम में भी कांग्रेस शामिल थे उसमें। तो हम कह सकते कि 6 + 2 11 आउट ऑफ समझ लो ना, आउट ऑफ 11 8 स्टेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस का सरकार है। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। और 3 जो बचा है वो कौन सा बचा है? वही जहाँ पे रीजनल पार्टी सब है। आया समझ में? वही रीजनल पार्टी जहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कुछ नहीं कर पाया, जबकि मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ा हुआ है। तो देखो अब देखो मुस्लिम लीग ने पीरपुर कमेटी बनाया, राजा पीरपुर थे, ठीक है, पीरपुर के जो राजा थे उसके अंदर ये कमेटी बनाया गया था पीरपुर। अब ये लोग क्या करेगा पता है? अब ये लोग थोड़ा ध्रुवीकरण करेगा, राजनीति करेगा, जानबूझ का ऐसा रिपोर्ट बनाया जाएगा जिस रिपोर्ट में दिखेगा कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम विरोधी है। ये जैसे ही मैसेज पहुंचेगा लोगों में तो समझ रहे हो ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कितना बल्ले बल्ले हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या पॉलिटिक्स कर रहा है वो। पीरपुर कमेटी बना, देखो वहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट बनाया गया 1938 में, और उसमें ये बोला है कि कांग्रेस ने क्या क्या अत्याचार किया है मुसलमान लोग के ऊपर। देख रहे हो ना, कैसे उर्दू को दबाया गया हिंदी को फेवर करने के लिए, कैसे मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में। अब बताओ झूठ मूठ का ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब्बा फैलेगा मुसलमान के लोग के बीच में, ताकि वो कांग्रेस से नफरत करे। जब वो कांग्रेस से नफरत करेगा तो जाएगा कहाँ पे? वो मुस्लिम लीग के पास। हाँ, मुस्लिम लीग चाहता है क्योंकि वो हार गया इलेक्शन। जब वो इलेक्शन हार गया तो उसको किसी तरह आपको फिर पावर में आना है। यहाँ पे देखो 28 मंथ तक, अब देखो कायदे से 5 साल तक के लिए होना चाहिए था ना, 28 मंथ, यानी कि 1937 में इलेक्शन में आया, कह सकते हो, फिर 38 में गया, वो लड़ा, ये वो जो भी हुआ। 28 मंथ तक, 28 मंथ का मतलब क्या होता है? लगभग 2 साल प्लस 2 साल तक रूल किया। कहोगे सर 28 मंथ तक क्यों? क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया 1939 में। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है, जो ख़त्म है ब्रिटिश, उसने क्या किया कि बिना कांग्रेस को पूछे हुए उसने कह दिया कि इंडिया कोऑपरेट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इस गुस्सा में आके कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। अब बताओ, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री क्यों रिजाइन किया? अरे भाई, जब हम प्रोविंस में रूल कर रहे हैं, जब कंट्री में हम पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, हमको लोगों ने पावर में रखा है, तो हमसे पूछना ना पड़ेगा आपको कि इंडिया ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा सेकंड वर्ल्ड में। बिना इंडिया को पूछे हुए तुम ज्वाइन करवा दोगे क्या? हमारे सैनिक जाएंगे मरने के लिए क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर में? क्यों नहीं पूछा हमसे? तुम नहीं पूछा, जाओ रेजिग्नेशन करते, पूरा रेजिग्नेशन दे दिया। अब पता है जिन्ना खूब खुश था उस दिन, दैट इज द डे ऑफ डिलीवरेंस। जिन्ना वही, अब बताओ, वॉइस में खूब खुश, और जिन्ना खूब खुश, जिन्ना को साइड कर लिया।
जो भी हो, 28 मंथ तो रूल किया है ना, 28 देखो 28 मंथ जो रूल किया, बहुत ही लॉडेबल वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया है। देखो पीजेंट्स के लिए, देखो पीजेंट्स को प्रोटेक्ट किया है मनी लेंडर से, देखो टेनेंसी लॉस पास किया है बिहार और यूपी में, उससे बहुत फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी बैठा 1937 में, इससे बहुत फायदा हुआ। इंश्योरेंस वाला व्यवस्था हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस वाला व्यवस्था हुआ वर्कर्स के लिए, वेज इंक्रीज किया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया है स्टूडेंट, इसकी वजह से बहुत फायदा हुआ, यानी कि अब स्ट्राइक नहीं हो सकता, अब लॉकआउट इस तरह नहीं हो सकता है, तो इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा इससे। सिविलियन के लिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, बात समझे, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम किया गया। और जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन था जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, हाँ, जिसके ऊपर बैन लगा हुआ था, वो लिफ्ट किया। तो देख रहे हो ना, यानी कि कांग्रेस ने जो बोला था कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे, वो अंदर जाके काम कर रहा है। 28 मंथ में कांग्रेस ने, अब देखो सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि जानते हो ये लोग मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर का सैलरी तो बहुत ज्यादा होगा, उस समय 2000 तनख्वाह मिलता था। बताओ ये लोग इतने अच्छे लोग सब बोला कि 2000 नहीं लेंगे तनख्वाह, 500 करिए, 1500 बचाना है हमको, देश में यूज करना है। देखो किस तरह का थॉट है, देख रहे हो ना, सैलरी मिनिस्टर का 2000 घटा के 500 कर दिया। ट्राइबल रिफॉर्म्स पे काम किया, जेल रिफॉर्म्स पे काम किया, फंडामेंटल राइट्स पे काम किया है, एजुकेशन को प्रमोट किया है स्टूडेंट, है ना, इकोनॉमिक सर्वे पे काम किया। हाँ, ग्रेजिंग फी, जो बताओ जो गाय लेके जाते थे ग्रेजिंग करने के लिए, उस पर फी लगा, वो ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस भले ही 28 मंथ तक रूल किया कंट्री में, वो बहुत ही बेजोड़ काम करके दिखाया है कांग्रेस ने। अब देखो पीजेंट्स के लिए कंस्ट्रक्ट, वही इंडस्ट्री, सिविलियंस, और भी बहुत सारा अचीवमेंट है इसका। तो अब कहीं ना कहीं देखो, बाहर से बोलना बड़ा आसान होता है, ब्रिटिश का विरोध करना, अब वो सिस्टम बनाना, सिस्टम का हिस्सा बनाना, ये भी कैसे रूल किया था, ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मिला इन लोग को, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो फिर यही लोग ना चलाएंगे, भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो यही लोग चलाएंगे। तो एक एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। देखो यहाँ पे दे गेन कॉन्फिडेंस कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाए, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देश को चला सकते हैं। सेल्फ गवर्न, यानी खुद रूल करने में कितना मज़ा आता है, और ये सब चीज़ एक्सपीरियंस काम आएगा आने वाले समय में। तो कांग्रेस वॉज फोर्स्ड टू रियलाइज दैट बीइंग इन पावर एंड एक्चुअली रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट ईजी। इतना आसान नहीं होता है, बाहर से कमेंट करना आसान होता है, मगर जब आप पावर में हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है स्टूडेंट, और सब लोग का एक्सपेक्टेशन पूरा करना सब संभव नहीं है, क्योंकि एक का एक्सपेक्टेशन पूरा करोगे तो दूसरा जाएगा। समझ गए ना? तो अब बात समझ में आ गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1936 और 37 में, कांग्रेस मेजोरिटी में आया ना। हाँ, अब देखो सुभाष चंद्र बोस, अब थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लो। सुभाष चंद्र बोस को जनरल सेक्रेटरी बने थे 1927 में। अब तुम लोग को जान के पता ही होगा ये चीज़ कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, टॉप 10 के अंदर आए थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो डैशिंग लीडर ने अपोज किया था ना मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाए थे ना कि फुल इंडिपेंडेंस के लिए। याद करो बच्चे लोग, लाहौर सेशन में भी याद है ना, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के बाद किए थे ना। हाँ, उसके बाद देखो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में ही पार्टिसिपेट किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और देखो इन्होंने जब सीडीएम सस्पेंड हुआ तो अपोज किए थे। गांधी इरविन पैक्ट को भी इन्होंने अपोज किया था, गांधी इरविन पैक्ट करने की जरूरत नहीं, सीडीएम को कैरी करिए। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही यंग नेता, बहुत ही विजनरी नेता। देखो अब यहाँ समझो, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 ये हरिपुरा सेशन है, गुजरात का हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने हुए थे, नंबर 1। वहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बना और उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। समझते जाओ बच्चे लोग, नेशनल प्लानिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कमेटी बाद में जाके तुम्हारा नेशनल प्लानिंग कमीशन बनेगा आज़ादी के बाद। वही नेशनल प्लानिंग कमीशन अभी नीति आयोग बना है। नीति आयोग चलता है ना, भारत सरकार का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंदर बना था वो। तो कह सकते हो कि ये सब ने एक तरह से तैयार हो रहा है भूमिका, और आज़ादी के बाद ये सब रिफ्लेक्ट होगा। देखो वही रेजुलेशन पास किया गया टू गिव मॉरल सपोर्ट टू दोस हु आर एजिटेटिंग, यानी कि जो गवर्नर, यानी जो प्रिंसली स्टेट, आप देखो प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी अट्रैक्ट करना है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में तुमको पता चलेगा कि प्रिंसली स्टेट के लोग भी अपोज किया राजा के विरोध में, क्योंकि वहाँ के भी आदमी को जोड़ना है। समझ गए ना?
अब देखो बच्चे लोग, तो 1938 में देख रहे हो, समझ रहे हो ना, 1938 कौन सा सेशन है, देखो तो ऊपर जाकर फिर से हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन में कौन थे लीडर, प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। एक फिर दूसरा साल आएगा, दूसरा साल त्रिपुरी सेशन, अब त्रिपुरी से एमपी में त्रिपुरी। अब इसमें भी ना सुभाष चंद्र बोस ही बनने वाले थे प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे गांधी जी अड़ गए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस मैन ऑफ एक्शन है, रेडिकल आइडियाज, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वाला विचारधारा लेके चल रहे हैं। और उस समय दूसरा जो कैंडिडेट था पिताभी सीतारामैया, और गांधी जी इनको सपोर्ट कर दिए। गांधी जी बोले, गांधी जी सपोर्ट कर दिए, राजेंद्र प्रसाद सपोर्ट कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिए, जेपी कृपलानी ने सपोर्ट कर दिया कि नो, कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए, पिताभी सीतारामैया बनना चाहिए, साउथ के थे ये। गांधी जी अड़ गए, बनने वाले थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी खुश नहीं थे बोस के रेडिकल आइडियाज से, गांधी जी खुश नहीं थे, उनको लगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, ये बोले कि बिकॉज ही थिंक कांग्रेस प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, समझे, ये यूनिटी ऑफ नेशन का बात हो, रेडिकल आइडियाज वाला नहीं लग चाहिए हमें प्रेसिडेंट। तो बोस ने, अब देखो गांधी जी क्या बोले, देखो गांधी जी ने क्या बोला, हालांकि जीत के चुन के आए थे यही, सुभाष चंद्र बोस को ही ज़्यादा वोट पड़ा है। तो गांधी जी का एक जो बहुत बड़ा कथन है, इसके वजह से बहुत बड़ा हरकत हुआ है, बहुत बड़ा भूचाल आया वहाँ पे। गांधी जी ने कहा कि यदि ये सीतारामैया हारता है तो मेरा डिफीट है। अब इतना बड़ा लीडर बोल रहा है, क्या करेंगे फिर, चुपचाप सुभाष चंद्र बोस रेजिग्नेशन देंगे, अब चले जाएंगे कांग्रेस छोड़ के। और बाबू जाएंगे तो वो INA पे काम करेंगे, वो आज़ाद हिंद फौज पे काम करने वाले, वो जर्मनी जाएंगे, जापान जाएंगे, तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो अपने तरीके से फिर लड़ेंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर। प्लेटफॉर्म बना लेंगे हम, बनाए कि नहीं बनाए बताओ तो, गए ना, जापान गए, सिंगापुर गए कि नहीं गए, वो देख रहे हो ना। तो देखो रेजिग्नेशन दे दिए, तो जैसे बोस का विक्ट्री हुआ, पोलराइजेशन हो गया आइडियोलॉजी का, फिर वो रिजाइन करके भाग गए। देखो वहाँ पे देखो, तो बोस ने क्यों रिजाइन किया, बोस डिक्लेयर दैट टाइम हैज़ कम, बोले कि स्वराज आ चुका है समय, आप नहीं ज़्यादा नहीं, 6 मंथ का, अब बताओ 6 मंथ का अल्टीमेटम ब्रिटिश को दे दिया बोस ने अपने मन से। गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, गांधी जी बोले कि यार अभी थोड़ी टाइम आया, अभी CDM से थका हुआ है सब है, अभी सोशल एनर्जी नहीं है, अभी क्या फालतू का अल्टीमेटम दिए हो तुम, समझे ना। अब देखो बोस क्या बोलते कि अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि तुम हमारा पूरा नहीं करोगे, 6 मंथ के अंदर हमको स्वराज नहीं दोगे तो फिर CDM लॉन्च कर देंगे। गांधी जी बोले कि नो नो नो, ये सही टाइम नहीं है इस तरह का अल्टीमेटम देना, ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत ने भी गांधी जी को ही सपोर्ट किया, रेजोल्यूशन पास किया। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया, और बाद में राजेंद्र प्रसाद उनकी जगह पे चुने गए। हाँ, सीतारामैया भी नहीं आया, क्योंकि सीतारामैया हार गया था ना, वो नहीं आया, वो राजेंद्र प्रसाद बने हैं उसमें। देखो तो बट टू रिजाइन, अप्रैल 1939 को रिजाइन कर दिए, और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर जाके वो अपना काम करेंगे स्टूडेंट। देखो वहाँ पे लिखा गया है ना, देखो 1938 में, देखो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फिर 39 में, ठीक है, त्रिपुरी सेशन में रेजिग्नेशन दे दिया ना उन्होंने, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन करेंगे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, दुनिया भर का चीज़। आगे देखो स्टूडेंट, आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर, 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, घोषित हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया है, उसने बिना भारत को पूछे हुए भारत को शामिल कर दिया कि भारत क्या है, ब्रिटिश के साथ खड़ा है, जबकि इंडियन से नहीं पूछा गया। इंडियन से पूछना चाहिए ना, कांग्रेस से पूछना चाहिए था ना। तो कांग्रेस को ये पसंद नहीं आया कि बिना अपने मन से कैसे कर दी, यूनिलैटरल एक्शन कैसे ले सकते हो आप, है ना। तो डिसाइडेड टू सपोर्ट वार एफर्ट बेस्ड, बोला कि ठीक है आपने कर ही दिया, बट 2 शर्त है कि वार खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए, और वहाँ से भारत के लिए एक संविधान बनेगा, भारत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में तुरंत सेटअप होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इसलिए कि जानते हो ना वहाँ पे हो क्या रहा था कि गवर्नर जनरल इतना पावर एक्सरसाइज कर रहा था, वो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं लेजिस्लेचर को लेकर। ये दोनों ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया ललित गो ने, उस समय वॉइस रॉय ने। मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हम सपोर्ट करते हैं आपको, हाँ हमको बस प्रोटेक्शन देते रहिएगा, थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिएगा, हम रहेंगे आपके साथ। अरे वो तो हारा है, अब क्या होगा, क्या होगा बच्चे लोग बता रहे हो, समझ आ रहा है ना तुम लोग को, कांग्रेस रेजिग्नेशन दे देगा। यहाँ पे देखो,
तो ओपिनियन क्या है, गांधी जी क्या, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कांग्रेस का मानना है कि बिना पूछे हुए क्यों, तो गांधी जी का मत क्या है, गांधी जी देखो ब्रिटिश को लेके थोड़ा सिंपल, क्योंकि गांधी जी देखो बहुत लंबा रेस के घोड़े हैं, गांधी जी हमेशा पीछे से वार नहीं करते थे, तो गांधी जी ने कहा ठीक है अभी इंडिया को साथ देना चाहिए ब्रिटिश का, क्योंकि ये वर्ल्ड वार का टाइम है। चलो गांधी जी का ये है। सुभाष चंद्र बोस टाइप के जो सोशलिस्ट लोग थे वो कहते थे कि नो, ये आइडियल टाइम है सीडीएम लॉन्च करने का, और इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहिए। अभी ब्रिटेन अभी तकलीफ में है, ऐसे तकलीफ में वार करो इसके पीछे, समझे। मगर जवाहरलाल नेहरू वो ना ही महात्मा गांधी जी से खुश थे और ना ही सोशलिस्ट वाले से खुश थे। वो कहते थे कि ही हैड नो इंडियन पार्टिसिपेट टिल इंडिया, जब तक भारत पूरी तरीके से आज़ाद ना हो जाए तब तक भारत पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। और हाँ, ब्रिटेन का जो डिफिकल्टी है उसका भी एडवांटेज लेने की जरूरत नहीं, यानी कि ये न्यूट्रल थे, इनको ना ए वाला पसंद आया ना बी वाला पसंद आया विचारधारा, समझ गए ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ। ऑन दैट सेम डे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। गुस्से से देखो, कांग्रेस ने बोला ना कि 2 बात मान लीजिए मेरा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दीजिएगा, और सेकंड क्या बोला गया बच्चे लोग, सेकंड क्या था मांग कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में होना चाहिए, मैं नहीं माना गया। देखो उसके बाद रेजिग्नेशन कर दिया, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया कि ठीक है हो गया, इनफ, नहीं करेंगे रूल ऑफ कंट्री को। वॉइस रॉय और जिन्ना खूब खुश, रेजिग्नेशंस, समझे। देखो जिन्ना कितना खुश है, देखो जिन्ना ने सभी मुसलमान से अपील किया कि देखो ये बहुत बढ़िया मौका है, सेलिब्रेट करो ना। क्या किया इसने कि पूरा भर दिया, कान पूरा भर दिया है। देखो जिन्ना अपील टू ऑल मुस्लिम इंडियन मुस्लिम टू सेलिब्रेट डे ऑफ डिलीवरेंस, कि देखो कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन किया, खुश रहो बच्चे लोग। यही कांग्रेस था पीरपुर कमेटी में, तुमने देखा था ना कि कितना अत्याचार किया है ना, हिंदू को प्रमोट किया है उर्दू भाषा के ऊपर, तो तुम लोग को पूरा खत्म किया। देखो यही कांग्रेस खत्म हो गया है, रिजाइन कर दिया, खूब खुश रहो। हिंदू मुस्लिम करने का बात है वो, बात समझे। डे ऑफ डिलीवरेंस कंप्लीट कर दिया ना स्टूडेंट, यस कंप्लीटेड।